है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रतिच्छेदी बिंदुओं को ज्ञात करना, कि अंतरिक्ष की दो रेखाएं और उनको चेक करना कि वो प्रतिच्छेदी है या नहीं है। प्रतिच्छेदी का मतलब कि दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ होना। अगर अपने कंसेप्ट की बात करें प्रतिच्छेदी के, कि अगर कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेदी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा, जो दोनों रेखाओं के समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। एक उभयनिष्ठ बिंदु जरूर होगा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, उभयनिष्ठ बिंदु। अगर कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो दोनों के लिए एक बिंदु कॉमन होगा। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट का यूज यहां पर प्रतिच्छेदी के लिए करेंगे। तो देखो किस तरीके से। तो पहली रेखा जो है x-1/2 बराबर y-2/3 और फिर z-3/4। जैसे ये पहली रेखा मान ली मैंने L1 और ये दूसरी रेखा L2, ये L1 है जैसे। अब इस रेखा के ऊपर तो अनंत बिंदु है, हमें तो एक उभयनिष्ठ बिंदु चाहिए। अब अनंत बिंदु है इस रेखा के ऊपर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर बहुत से बिंदु हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि एक बिंदु उभयनिष्ठ है दोनों के लिए? तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको बराबर मान लो एक बार r के। यहाँ से क्या होगा, x का, y का और z का एक मान आ जाएगा। मतलब इस पद को r के बराबर लिखोगे तो x का मान आ जाएगा, क्या आएगा मान, 2r + 1, 2r + 1। इस पद को r के बराबर करोगे तो क्या आएगा, 3r + 2, और इस पद को r के बराबर करोगे तो क्या आएगा, 4r + 3। तो ये जो एक्स वाई जेड आया, ये एक्स वाई जेड इस पूरी रेखा के ऊपर कोई भी एक बिंदु हो सकता है। यहाँ लिख देंगे कि पूरी रेखा पर, पूरी रेखा मतलब L1 की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट मतलब पूरी L1 पर, रेखा L1 पर स्थित कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु, मुझे नहीं पता वो बिंदु कौन सा है, लेकिन इस पूरी रेखा पे वो कहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से मैं L2 के लिए, इस दूसरी रेखा के लिए एक ऐसे कोई व्यापक बिंदु ज्ञात कर लूंगा। मतलब इसको भी r के बराबर लिख लो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे दो अलग अलग रेखाएं हैं ना, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार R1 लगाइए आप, 1 1 1। ठीक है, R1। दूसरी रेखा के लिए x-4/5 y-1/2 बराबर z, इसको बराबर मान लो क्या, R2। ठीक है, ठीक है। तो ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है, इसलिए दोनों अनुपात अपने को पता नहीं है कि एक जैसे हैं। ये अनुपात अलग होगा, वो अनुपात अलग होगा, इसलिए इसको R1 मान लिया और उसको R2 मान लिया। यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो 5r2 + 4, y का मान क्या आएगा, 2r2 + 1, और z का मान क्या आएगा, z का मान तो है ही R2। तो ये जो एक्स वाई जेड आया, ये L2 रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु, L2 रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु। तो मैंने व्यापक बिंदु ज्ञात कर लिए L1 और L2 के ऊपर, कि ये बिंदु पूरी L1 रेखा पे कहीं भी हो सकता है और ये बिंदु पूरी L2 पे कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु चाहिए। तो यहाँ से अपने क्या सोचेंगे कि अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अगर ये दोनों कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो R1 और R2 के ऐसे मान भी तो होंगे जिसके लिए ये बिंदु और ये बिंदु आपस में बराबर हो जाएं। यहाँ लिखेंगे कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अगर रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये बिंदु और उस बिंदु को बराबर करना पड़ेगा ना, उभयनिष्ठ करना पड़ेगा। कि अगर प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब ये बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो इस बिंदु को उस बिंदु के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब x को बराबर कर देंगे x के, y को बराबर कर देंगे y के, और z को बराबर कर देंगे किसके, z के। तो देखो 2r1 + 1 ये बराबर आ जाएगा 5r2 + 4। इसी तरीके से 3r1 + 2 ये बराबर आ जाएगा 2r2 + 1, और 4r1 + 3, 4r1 + 3 ये बराबर आ जाएगा R2 के। अब इसको हल करके R1 R2 के मान निकालने हैं। तो देखना कैसे, इस एक को उधर ले जाओ, तो 2r1 बराबर
5R2 प्लस में 3, ठीक है। ये उधर जाएगा माइनस का। यहाँ से भी अपने R1 का मान, पहले इसको सोल्व कर लें R1 को, तो R1 का मान आया 5/2 R2 प्लस 3/2, ये तो R1 का मान आया। और इसको सोल्व करेंगे तो R1 का मान, ये 2 पहले उधर जाएगा और फिर 3 का भाग दे देंगे, तो पहले 2 को उधर ले जाओ, तो 2R2 माइनस 1 और इस 3 का भाग, ये लो 3 का भाग, तो ये भी R1 का मान आ गया। मेरे पास R1 के मान आ गए। एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बाद 1-2 बार करके देखोगे, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये। अब ये R1 और ये R1, मतलब ये भी R1 का मान है और ये भी R1 का मान है, तो ये तो बराबर होगा ही होगा। तो इस मान को इस मान के क्या कर दो, बराबर कर दो, कि ये भी R1 का मान है और ये भी R1 का मान है। तो देखो कैसे करना है अपने को। पाँच बटा दो R2 फिर प्लस 3/2 बराबर 2/3 R2 माइनस 1/3। तो अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये बनेगा 5/2 R2, ये 2/3 इधर आएगा, माइनस का 2/3 R2 फिर माइनस का 1/3, और ये 3/2 उधर जाएगा तो माइनस का 3/2। लघुत्तम लेंगे इसका, 6 लघुत्तम आ जाएगा और 5 दिया 15, 15 माइनस 4, तो 11/6 R2 बराबर, इधर भी 6 लघुत्तम आएगा और माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस का 11/6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R2 का मान -1 आ गया। R2 का मान यहाँ पर कितना आ गया, -1 आ गया। अब अपने को निकालना है R1 का मान, तो R2 का ये जो मान है, ये R2 का मान यहाँ लिख दो। तो R2 का मान जब यहाँ लिखोगे -1, तो R1 का मान आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि R1, तो यहाँ पर -1 लिखना है, तो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 और माइनस का 1/3। अच्छा, इसको भी सोल्व करोगे तो R1 का जो मान है वो कितना आएगा, -1 आएगा। देखो अपने R1 R2 के मान तो निकाल लिए, लेकिन अभी अपने को कैसे पता लगेगा कि ये अपना क्वेश्चन यहाँ तक अभी प्रतिच्छेदी के लिए है या नहीं है, कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती। कि सबसे पहले तो अपने को R1 R2 के मान निकालने हैं। अब अपने को ये चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसका कैसे पता लगेगा, तो इसको पता लगाने का जो तरीका है वो ये है कि इस समीकरण का अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, इस तीसरी समीकरण का अपनों ने यूज़ ही नहीं किया। हमने जो R1 और R2 के मान निकाले वो सिर्फ इन 2 समीकरणों से निकाले हैं, अभी वो फ्री है। तो अपने यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कि वो R1 R2 अपने सही है या नहीं है। तो R1 और R2 के मान अपने को यहाँ लिखने हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ लिखूँगा R1 R2 के मान, तो देखिए क्या आएगा, 4 गुणा R1 का मान -1 है प्लस का 3 और R2 का मान -1, तो ये बना माइनस का 4 प्लस का 3 बराबर -1, मतलब -1 बराबर -1, मतलब सही है। मतलब हमने इन दोनों समीकरणों से R1 R2 के मान निकाले और वो तीसरी समीकरण को संतुष्ट कर गए, वो तीसरी समीकरण को संतुष्ट कर गए। इसका मतलब मेरे पास ऐसा अनुपात है, मेरे पास एक ऐसा अनुपात है जो कि अपने को एक जगह पे उभयनिष्ठ बिंदु दे देगा। मतलब मेरे पास R1 और R2 के ऐसे मान हैं जो मुझे एक उभयनिष्ठ बिंदु दे देंगे। अब उस उभयनिष्ठ बिंदु का पता कैसे लगेगा, देखिए अगर ये तीसरी समीकरण को संतुष्ट करते तो अपने यहाँ लिखेंगे, अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। पहले ये लाइन लिख देंगे अपने। अब मुझे वो उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करना है, तो वो उभयनिष्ठ बिंदु देखो अपने कैसे ज्ञात करेंगे। देखो XYZ और XYZ आपके पास 2 रूपों में है, आप चाहे कहीं से ज्ञात कर लेना, एक जैसा ही आंसर आएगा। चाहे आप यहाँ से ज्ञात कर लो, चाहे आप यहाँ से ज्ञात कर लो। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बनेगा, तो यहाँ इसका यूज़ कर लो, यहाँ पर -1 लिख दो, -1, तो 2 गुना -1 प्लस 1, 2 गुना -1 प्लस 1, फिर 3 गुना -1 प्लस 2, और फिर 4 गुना -1 प्लस 3। इसको हल करोगे -2 प्लस 1 -3 प्लस 2 -4 प्लस 3, ये आएगा -1 -1 -1। इस तरीके से ये मेरे पास प्रतिच्छेद बिंदु है और ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। वापिस देख लो करना क्या है, किस प्रकार से अपने को पता करना है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस अनुपात को R1 के बराबर मानोगे और इस अनुपात को R2 के बराबर मानोगे। तो जब मैंने इसको R1 के बराबर माना तो मैंने XYZ के मान निकाल लिए, इसको जब मैंने R2 के बराबर माना फिर मैंने XYZ के मान निकाल लिए। प्रतिच्छेदी करेंगे तो क्या होगा,
उभयनिष्ठ बिंदु आएगा। उभयनिष्ठ बिंदु अगर हुआ तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया, मैंने लिख दिया कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये जो मान है वो इनके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर करने से मेरे पास 3 समीकरण आई, कोई 2 को हल कर लेना, चाहे आप इन दोनों को हल करो, चाहे इन दोनों को हल करो, चाहे इसको और इसको हल करो, कोई 2 को हल करके R1 R2 के मान निकाल लेना। मैंने 2 समीकरणों को हल करके R1 R2 के मान निकाल लिए, और वो R1 R2 के मान अगर तीसरी समीकरण को संतुष्ट कर गए तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर संतुष्ट नहीं करती तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। संतुष्ट कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप R1 का मान लिखो, चाहे यहाँ पर आप R2 का मान निकालो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। अब चाहे तो यहाँ पे R2 का मान रख के देख लो, यहाँ से भी -1 -1 और -1 ही आएगा। ठीक है, R2 का माइनस लिख के देखोगे तो XYZ का मान कितना आ जाएगा, -1 -1 -1। तो इसी तरीके से इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है, वो भी प्रतिच्छेदी के ऊपर ही आधारित है। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन इसका सदिश रूप में अपने को बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं नहीं करती हैं। सदिश रूप में रेखाएं दे रखी हैं, बताना ये है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती। सदिश रूप में वैसे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, हालांकि तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने को डायरेक्ट R1 R2 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा म्यू दे रखे हैं। हम लैम्डा म्यू का यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए किस तरीके से, पहली रेखा R सदिश के बराबर है, दूसरी रेखा भी R सदिश के बराबर है। अगर दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करी, अगर दोनों रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए वही एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा। अब यहाँ पर वो बिंदु उभयनिष्ठ कौन सा, तो अपने को दिखाई दे ही रहा है, वो बिंदु अपने पास R सदिश के रूप में होगा। कुल मिला के बात यह है कि जब सदिश रूप में दे रखा है दोनों रेखाओं के समीकरण, तो आप क्या करोगे, जैसे ये भी R सदिश के बराबर है, ये भी R सदिश के बराबर है, आप इन्हीं दोनों को बराबर कर दो। इन्हीं दोनों को अपने को क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि ये भी R सदिश का मान है ये वाला, और ये जो मान है ये वाला, ये भी किसका मान है, R सदिश का मान है। दोनों को बराबर करना है। जब दोनों को बराबर करेंगे तो उससे होगा क्या, देखो I कैप माइनस J कैप, फिर लैम्डा 2I कैप प्लस में K कैप बराबर 2I कैप माइनस J कैप, फिर म्यू I प्लस J माइनस K। तुलना कर लो दोनों की। इधर से I का गुणांक क्या बनेगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, ये बनेगा बराबर। इधर से I का गुणांक क्या बनेगा, 2, ठीक है, 2 प्लस में म्यू, ठीक है। J का गुणांक क्या बनेगा, -1, 0 है ही नहीं इसमें, तो -1 बस। उधर J का गुणांक -1 म्यू J, मतलब म्यू, ठीक है, गुणांक J का। अब K का गुणांक, इधर K का गुणांक यहाँ पे तो है नहीं, K का गुणांक इधर ये रहा, K लैम्डा, सिर्फ K आ जाए, मतलब लैम्डा आ गया, K का गुणांक। उधर K का गुणांक यहाँ पे तो है नहीं, माइनस का म्यू। ये क्या किया मैंने I J और K के गुणांकों की तुलना की है, गुणांकों की तुलना। वही 3 समीकरण है, 2 समीकरणों को हल करके लैम्डा और म्यू के मान निकाल लो। ध्यान देना, इस समीकरण से मेरे पास म्यू का मान आ रहा है, ये -1 की तरह के +1 हो जाएगा तो 0, म्यू का मान 0 आ गया। और यहाँ से लैम्डा का मान भी 0 आ रहा है, यहाँ से लैम्डा का मान क्या आ रहा है, 0। मतलब मैंने क्या किया, दूसरी और तीसरी समीकरण को सरल कर लिया, दूसरी और तीसरी को हल करके मैंने लैम्डा और म्यू के मान निकालिए। क्या ये लैम्डा और म्यू के मान तीसरी समीकरण, ये जो पहली समीकरण है, क्या इसको संतुष्ट करते हैं क्या? यहाँ लिखेंगे कि लैम्डा और म्यू के मान पहली समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, पहली समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। साफ ही पता लग रहा है ना, यहाँ पे रख के देख लो आप चाहे तो, यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पे 0 लिखो। इधर 0 लिखोगे तो 1 प्लस में 0 1 रह गया, 2 प्लस में 0 2, तो क्या 1 2 के बराबर रह गया? नहीं है ना, तो सीधा लिख दिया मैंने कि लैम्डा और म्यू के मान पहली समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। दैट एम्प्लाइज रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है, कि रेखाएं जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करती। प्रतिच्छेद नहीं करती तो फिर प्रतिच्छेद बिंदु भी नहीं होगा। अब इसका अपने एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, वो देखिए, वो है चौथा क्वेश्चन कि आपको एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है जो कि एक अन्य रेखा के समांतर है। हालांकि ये 14.2 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बात है कि
इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो उस दूरी को समझाने के लिए अपने इसको करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ है ना। हाँ, तो अपने को इसमें इस ऊपर वाली रेखा का एक तो समीकरण निकालना है, ठीक है। ये रेखा भी ज्ञात करनी है और ये रेखा इस बिंदु से गुजरती है और नीचे वाली के समांतर है। ये सदिश बन जाएगा इससे। समांतर सदिश मैंने बोला ही था कि इस रेखा का जो ये समांतर सदिश है वो इसके लिए भी समांतर सदिश बन जाएगा। मतलब ये जो सदिश है ना, ये वाला, ये सदिश, ये कौन सा सदिश होता है? ये होता है समांतर सदिश। किसके समांतर है? इस रेखा के। तो जो इस रेखा के समांतर होगा वो इस रेखा के भी क्या होगा? समांतर सदिश होगा। तो पहले तो मैं इस रेखा का समीकरण लिख दूं, इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण। तो समीकरण आएगा आर वेक्टर बराबर, ये बिंदु तो आ जाएगा यहाँ पर 2i कैप प्लस में 3j कैप फिर 2k कैप फिर प्लस में लैम्डा। समांतर सदिश, समांतर सदिश का वैसे अलग से दे नहीं रखा, लेकिन जो इसके लिए समांतर सदिश है वो इसके लिए भी समांतर सदिश है। तो इसके लिए समांतर सदिश ये वाला गुणांक जो होता है म्यू का, तो वो यहाँ आ जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस में 6k कैप। तो ये तो समांतर सदिश के अकॉर्डिंग हमने रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। लेकिन अब इसमें एक बात और पूछी है, इसने बोला है कि दोनों रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करो। दोनों रेखाओं के मध्य दूरी। हालांकि आप समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र अगली एक्सरसाइज के अंदर आ जाएगा, वहाँ पर उस डायरेक्ट सूत्र का भी अपने यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने उसको बिना उस सूत्र से करना चाहे तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए इसका एक तरीका है यहाँ पर। वो तरीका ये है, देखो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं से भी निकाल लो, दूरी हर जगह से बराबर ही रहेगी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लंब खींच दूँगा, इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B। मुझे ए बी दूरी का मान निकालना है, ध्यान रखना, मुझे ए बी दूरी का मान ज्ञात करना है। अब मुझे बस एक ही बात चाहिए, सिर्फ बी बिंदु। अगर मुझे बी बिंदु पता लग गया तो मैं ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकता हूँ दूरी सूत्र से। ए बिंदु तो अपने को दे रखा है, सिर्फ बी बिंदु ही हमें पता करवाना है कि बी बिंदु है कितना। तो बी बिंदु के लिए अब अपने को देखो क्या क्या करना पड़ेगा। तो बी बिंदु के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो बी बिंदु के निर्देशांक लिखने पड़ेंगे, और वो निर्देशांक हमने कैसे लिखेंगे उस चीज़ को समझना। देखो हमें नीचे वाली रेखा दे रखी है आर सदिश बराबर माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप फिर म्यू 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। इसको लिख दो xi कैप yj कैप zk कैप। इधर से i j k को इकट्ठा कर लो, मतलब माइनस का 2 प्लस का 2 म्यू i फिर 3, इधर से 3 म्यू j। i वाले पद अलग, j वाले पद अलग, k वाले पद अलग। इधर k है ही नहीं, बस ये वाला आ जाएगा 6 म्यू k, 6 म्यू k। ठीक है, यहाँ लिखिए तुलना करने पर। तो i की तुलना i से करो, तो x का मान माइनस का 2 म्यू, y का मान 3 माइनस 3 म्यू, z का मान 6 म्यू। ये बिंदु पूरी रेखा पर कहीं भी हो सकता है, पूरी रेखा पर कहीं भी, इसकी स्थिति कहीं भी हो सकती है। ये मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है कि इस तरीके से जो एक्स वाई जेड का मान निकलता है वो पूरी रेखा पे कहीं भी हो सकता है। हमें तो सिर्फ बी चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, मानना। अपने लिखेंगे मानना ये बी बिंदु है। ये वैसे तो पूरी रेखा पे कहीं भी हो सकता है, इस पूरी रेखा पे कहीं भी, लेकिन मैं लिखूँगा यहाँ पे मानना ये बी बिंदु है, मानना यह बी बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, मानना ये बी बिंदु के निर्देशांक हैं। मैंने मान लिया कि ये किसके निर्देशांक है, ये बी बिंदु के निर्देशांक हैं। अगर ये बी बिंदु के निर्देशांक है, अगर ये बी बिंदु के निर्देशांक है, तो क्या मैं ए बी के दिक् अनुपात लिख सकता हूँ?
ए बी के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कैसे लिखते हैं? दिक् अनुपात लिखते हैं बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके, मतलब बी में से ए को माइनस करूँगा तो दिक् अनुपात आ जाएंगे मेरे पास। तो देखो ये बी बिंदु के लिए लिखा हुआ है, ए बिंदु हो रहा, तो बी में से उस ए को माइनस करो, दिक् अनुपात आ जाएंगे आपके पास। तो इसमें से माइनस करना है उस 2 को, इसमें से, ठीक है, एक्स में से एक्स को माइनस करना है, वाई में से वाई को, जेड में से जेड को। क्या था सूत्र दिक् अनुपात ज्ञात करने का? ए बराबर होता था x2 माइनस x1, बी बराबर y2 माइनस y1 और सी बराबर था z2 माइनस z1। तो अपने क्या करेंगे, इसमें से उस 2 को माइनस करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, -4 प्लस का 2 म्यू, ठीक है। इसमें से 2 माइनस करने पर इसमें से वो 3 माइनस करना है तो 3 कट जाएगा, कोमा लगा के, -3 म्यू। इसमें से वो 2 माइनस करना है तो 6 म्यू माइनस 2। ये दिक् अनुपात आ गए। अब मैंने ये दिक् अनुपात क्यों ज्ञात किए, इसका क्या यूज़ है दिक् अनुपात का? देखिए दिक् अनुपात इसलिए ज्ञात किए हैं क्योंकि मुझे पता है कि ए बी लंबवत है इस नीचे वाले के, और लंबवत की एक शर्त हमने पढ़ी हुई है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये दिक् अनुपात है, इसको a1 b1 c1 मान के चलूँगा मैं। और यहाँ से समांतर सदिश वो भी दिक् अनुपात ही होते हैं, उसको a2 b2 c2 ले लेंगे अपने। मतलब ये तो मेरे पास है a1 का मान, ये मेरे पास है b1 का मान, ये मेरे पास है c1 का मान, और a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान 6, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लंबवत की शर्त। लंबवत की शर्त क्या थी? लंबवत की शर्त थी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये a1 है ये a2 है, दोनों का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा इन दोनों से करूँगा तो कितना आएगा, -8 प्लस का 4 म्यू। फिर -3 का गुणा इससे करूँगा तो प्लस का 9 म्यू, और 6 का गुणा यहाँ करूँगा तो 36 म्यू, माइनस का 12 बराबर 0। तो 4 और 9 13, या ये 49, तो ये हो गया 49 म्यू, और माइनस का 8 और माइनस का 12, माइनस का 20 बराबर 0। तो म्यू का मान आया 20/49। और अगर ये मैं म्यू का मान यहाँ लिख दूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब ये काम आगे खुद आपको करना पड़ेगा, मैं बताया तो क्या करना है। म्यू का मान आया, वो म्यू का मान यहाँ लिख देना, किसके मान आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। और ये एक्स वाई जेड क्या चीज़ है, ये बी बिंदु के निर्देशांक है। यही तो मुझे पता करना था कि मुझे बी बिंदु के सिर्फ निर्देशांक चाहिए। अब आगे का काम करना है, क्या करना है, ये ए बी दूरी कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र से, ठीक है। कि बी बिंदु आपको पता लग गया। अब आप ए बी दूरी निकालने के लिए वो सूत्र है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इस तरीके से वो ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना था आपको। वैसे एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को भी देख लेना, उस एग्जाम्पल से भी आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक सूत्र इसमें पेज नंबर 394 पे, उस सूत्र का डायरेक्ट यूज़ करिए, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लीजिए। अगर वो सूत्र आप याद कर सकते हैं तो उस सूत्र से भी सोल्व हो जाएगा ये।